नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी। हम संसद परिसर के बाहर विजय चौक पर मौजूद हैं और आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, खास रहा है इस लिहाज से कि आज सबसे पहले सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिले। सबने ये संकल्प किया कि सन 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जो लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हैं वहां पर उन्होंने अपनी बात भी कही और इसके बाद आया वो मौका जिसका लंबे समय से इंतजार था, जब तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर गए। और वहां पर जब गए तो एक दूसरी सरप्राइज इंतजार कर रही थी, जब पीएम मोदी ने लोकसभा में नए सदन में ये ऐलान किया कि कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है और ये वो बिल है जो कई दशकों से लटका हुआ था। इसकी जो खास बातें हैं वो भी उन्होंने बताई और इसके बाद कानून मंत्री मेघवाल ने इसको प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा है कि ये बिल कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में पारित करा लिया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम दिया गया है महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और खास बात यह है कि इस बिल को पेश करते वक्त जिस तरह की बातें की गई, जो चीज़ें खास तौर पर बताई गई, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1/3 आरक्षण होगा महिलाओं के लिए लोकसभाओं में और विधानसभा में। विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी आरक्षण नहीं है। SC ST का जो सीटें रिजर्व हैं उसमें 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 1/3 आरक्षण मिलेगा उसी कोटे के तहत। यानी कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान है। बहुत से लोगों ने बिल को बहुत वेलकम किया है, कुछ पार्टियां दबी जुबी जुबान से इसका विरोध भी कर रही हैं। हम गहन चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ है, पहले परिचय करा देता हूं, फिर संसद की गतिविधि भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ हमारी आज ऑल विमेन पैनलिस्ट है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो परिचय करा दूं, मेरे सबसे राइट में वसुधा वेणुगोपाल है, हमारी कलीग हैं। हमारे साथ मारिया शकील है, मेरी पुरानी साथी हमारे साथ हैं। स्मिता मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और प्रज्ञा तिवारी जी हमारे साथ। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चमकते हुए कपड़े ये दिखा रहे हैं कि आप लोग वाकई में कितने खुश हैं। आज आपका दिन है। आज 8 मार्च न होकर आज 19 सितंबर का दिन भी महिला के दिवस के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन संसद में प्रधानमंत्री ने जो कहा सबसे पहले इस बिल के संबंध में, पहले वो सुनते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। और जब भी बिल हम सबके सामने आए तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए, आने वाले 1-2 दिन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी?
ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और जैसा मैंने बताया कि विमेन कितना सप्रेस किया गया है विमेन को ओवर द इयर्स। तो हमने तमाम नेताओं को सुना, प्रधानमंत्री को सुना, अधीर रंजन चौधरी को भी सुना, उमा भारती को भी सुना। मुद्दा वही है, नेता बदल गए हैं, कई दशकों से मुद्दा चला आ रहा है। स्मिता मेरे साथ है। स्मिता और हम बहुत लंबे समय से बीजेपी भी देखते आए हैं, इस मुद्दे को भी हम कवर करते आए हैं। गीता मुखर्जी की आपको याद होगी, बिंदा करात की आपको याद होगी, सुषमा स्वराज की याद होगी। इसी विजय चौक पर, इसी संसद भवन में लंबे समय से मुद्दा उठता आया है। और वही उमा भारती जिनको मैं अभी सुन भी रहा था, तब भी यही मुद्दा था उनका कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। आज भी जब ये आया है तो वो ये बात उठा रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी मोदी सरकार की? हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये अमल में लाने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि परिसीमन होना है, जनगणना होनी है। हाँ, मैंने कांग्रेस के जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, उनको देखा और पता नहीं क्यों पहले से बहुत समर्थन की बात हो रही थी। जैसे ही सदन में बिल पेश हो गया, सदन स्थगित हो गया, उसके बाद एकदम से कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये कैंपेन सा चलाया जा रहा है कि ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो सिर्फ चुनावी जुमला है वगैरह। कांग्रेस नेतृत्व से ज्यादा किसको ये पता होना चाहिए कि इसको लाना बहुत कठिन है। लेकिन आप गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी बहुत समय है, ये अभी पास हो जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोई ये नहीं कह रहा कि इस बार ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पारित नहीं होगा। यानी अब कोई ये जोखिम लेने को राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक जगत में तैयार नहीं है कि बिल को रोड़े लगाए। जो एक दो आवाजें आई हैं ओबीसी वर्ग की महिलाओं को लेकर, आप गौर करिए कि कोई ये नहीं कह रहा कि हम ओबीसी वर्ग का नहीं किया गया अलग से, इसीलिए हम बिल को पारित नहीं होने देंगे, जो कि पहले बोलते थे, जो कि पहले और किस तरह की भाषा इस्तेमाल होती थी उसको भी ध्यान रखिए। जो अग्रेशन था, जिस आक्रामकता के साथ विरोध होता था, लोग तो बिल ही फाड़ देते थे। आज दबी जुबान में कह रहे हैं कि देखिए ऐसा भी होता तो अच्छा रहता। तो मुझे तो लगता है कि एक मजबूत दहलीज आज पार हो गई है। रही इम्प्लीमेंटेशन की बात, तो ये सही है कि उसमें समय लगेगा, क्योंकि देश के हालात बहुत बदल चुके हैं। हमारे शहरों गांवों का स्वरूप बदल चुका है, जनसंख्या बहुत बदल चुकी है। तो इसीलिए सेंसस और डिलिमिटेशन होकर के ही देश की जो सही तस्वीर है वो सामने आएगी, तो फिर उस हिसाब से रिजर्वेशन को इनफैक्ट जो आप बात कह रही है ना, मैं उसी बात लेकिन को एक बात अवस्थी जी जरूर जोड़ूंगी कि कितनी दुख की बात है कि एक तरफ लोग क्रेडिट वॉर में लगे हैं। ये तो हमारा बिल था, ये बात सही है कि ये कांग्रेस का बिल नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि ये वो बिल नहीं है, भले ही ये महिलाओं को आरक्षण देने का बिल है। इट इज अ टोटली रीवर्क्ड एंड अ न्यू लेजिस्लेशन। लेकिन दूसरी बात ये है कि जहां लोग क्रेडिट के लिए कर रहे हैं, और मिलना भी चाहिए, जो समर्थन करेगा सबको क्रेडिट जाना चाहिए, वो एक महिला जिन्होंने दर दर जाकर एक तरह से बिल्कुल अपनी चप्पलें घिस के हर पार्टी से जाकर बात करके उसको एक स्वरूप दिया, जिनको मैं मानती हूं कि महिला विधेयक की वो आर्किटेक्ट हैं, स्वर्गीय गीता मुखर्जी जी, आज उनको उनकी पार्टी भी याद नहीं कर रही है। बहुत दुखद है कि हम जो एक छोटे छोटे रोजाना की राजनीति में जो वास्तव में जिनको हमें आज याद करना चाहिए, उनको हम क्यों भुला रहे हैं। बाकी जो बारीकियां हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। आते हैं, उस पर लंबी चर्चा करनी है। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद मारिया और वासुदा के पास चलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो बात अभी स्मिता जी समझा रही थी, वो कह रही थी, और बार इसी तरीके से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आप बिल तो लेके आ गए हैं पर 24 में नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है, उसके बाद सेंसस होना है। तो सेंसस कब होगा? 21 का नहीं हुआ, 31 में सेंसस होगा, उसके बाद लागू होगा। यानी बहुत से इफ्स एंड बट्स लगाए जा रहे हैं। 29 में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या आपको लगता है, जिस तरह की बात की जा रही है, जो विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के पर्पज से अभी ले आया गया इस बिल को? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता यहाँ बैठा कि किस पर्पज से ये बिल लाया गया है, और ना इस विषय पर मैं कोई चर्चा कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो कंसर्न्स हैं वो वैलिड कंसर्न्स हैं, क्योंकि 91st अमेंडमेंट के हिसाब से अगली जो जनगणना होनी है, 26 के बाद की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन की तक फ्रीज लगी हुई है। इस बिल के हिसाब से जो जनगणना इस बिल के बाद होगी, उसके बाद के डिलिमिटेशन के बाद ही रिजर्वेशन आएगा। तो ये टेक्निकलिटीज़, बारीकियाँ हम अब आगे जैसे चलते जाएंगे वैसे स्पष्ट होती जाएंगी। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन चेक तो है,
हमें कुछ तो मिला। ये जो माजरा है वो ठंडे बस्ते पे इतने सालों से पड़ा हुआ है, 27 साल से तो पार्लियामेंट में ही संघर्ष चल रहा है और कुछ हालात भी नहीं बदल रहे हैं। अगर आज विमेन का वोटर पार्टिसिपेशन मर्दों से ज्यादा रहा है 2019 में, लेकिन फिर भी 10%, 12% से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं बढ़ रहा है औरतों का। 149 रैंक है हमारा विश्व भर में आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये एक शर्मनाक बात है। तो इन चीजों के चलते चाहे दिल्ली अभी दूर हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है जो संघर्ष चलता आया है उसकी अगर हम बात करें तो। वसुधा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बात जो दोनों स्मिता ने कही है, राजनीतिक दलों के ऊपर ये था कि वो चाहते तो बिना आरक्षण के भी नुमाइंदगी बढ़ा सकते थे। तृणमूल कांग्रेस को हमने देखा, हमने बीजू जनता दल को देखा, जिन्होंने बड़ी संख्या में टिकट दिए, ये जानते हुए भी कि मतलब विनेबिलिटी फैक्टर है या नहीं है, उसको एक बार साइड में किया, लेकिन ये फैक्टर रखा कि हमको महिलाओं को नुमाइंदगी देनी है। अभी कोई भी दल ये नहीं कह रहा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जिनके ऑब्जेक्शन है वो कहते हैं कि इसमें कोटा विद इन कोटा कर दीजिए, जो गांव की पृष्ठभूमि से महिलाएं आती उनकी नुमाइंदगी कैसे होगी, उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन आपको लगता है कि वाकई ये सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा टूल है? क्या इससे वाकई महिलाओं की आवाज़ बुलंद हो सकती है और इससे क्या फ़ायदा देश को बड़े पैमाने पर होगा? मुझे तो लगता है कि लेजिस्लेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा टूल है, बिकॉज हर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में कोई एक पैकिंग ऑर्डर तो होता ही है। मर्द मिसोजिनिस्टिक होते हैं काफ़ी सेक्टर्स में और पॉलिटिक्स कोई डिफरेंट यूनिक सेक्टर तो है नहीं। तो आज भी मैं जब एमपी से बात कर रही थी तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है लोगों में। लाइक सबको लग रहा है कि मेरी टिकट जाने वाली है 130, अगर अगर 33% रिजर्वेशन होगा एब्सोल्युटली, तो सोच रहे हैं कि अब किसको लड़ाएंगे नेक्स्ट, सो मुझे लगता है कि ये बहुत बोल्ड मूव है हमारी कंट्री के लिए। और हर पार्टी में कुछ एक मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट्स हैं और पार्टीज ने इसका वर्क अराउंड इस तरह ढूंढा है, जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वैसा कैंपेन कांग्रेस 30% रिजर्वेशन यूपी में करेगी, लेकिन एमपी या राजस्थान में जहाँ पे वो सीरियस प्लेयर है वैसे इसमें नहीं करेगी। सिमिलरली बीजेपी भी ऐसे वर्क अराउंड्स ढूंढ लेती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी साल तक विमेन एक्टिव वोटर्स तो बन गए हैं, लेकिन एक्टिव लीडर्स बनने के लिए जो पुश पार्टीज को देना चाहिए वो उनको नहीं मिला है। कमिंग टू यू नाउ, बड़ा सिंपल सी चीज है, किसको श्रेय जाता है और श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कल जैसे ही खबर शाम को आई कि कैबिनेट ने बिल पास कर दिया है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चिट्ठियां, सब पुरानी चिट्ठियां सामने आ गई, ट्वीट सामने आ गए, हमने कर दिया था। आज सुबह हाउस में जाने के पहले सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा बिल है, वो भी साउंड बाइट आई। किसका बिल है ये और किसको श्रेय मिलना चाहिए? वोटर को अगर समझाना होगा तो वोटर किसकी बात मानेगा कि नरेंद्र मोदी ये बिल लेकर आए कि सोनिया गांधी का बिल है? जिसने बिल पास कराया और जो बिल पास कराएगा उसको श्रेय जाएगा। सुमित जी, मैं बिहार से हूँ और हमने देखा है बिहार में अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो पंचायत में हुआ है, किस तरह से औरतों की आवाज़ बदली थी, किस तरह से उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया था कि अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा बढ़ता है तो हम जो पॉलिसी है उसमें भी हम पार्टिसिपेंट हैं। ये जो पंचायत से अब लोकसभा फिर स्टेट असेंबलीज में औरतें जाएंगी, तो ये तो बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत सारा प्रोविजन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुद्रा योजना की बात की जाए या फिर आवास योजना में जो घर है वो महिलाओं के नाम पर है। लेकिन जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आपको ये लगे कि आपकी कलम में वो ताकत है कि आप लेजिस्लेशन कर सकती हैं, लॉ मेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो माहौल बदलेगा। और जब वो सोच बदलेगी तो आप सोचिए जो इस जनरेशन के नेता हैं उनको कितनी खुशी होगी कि जो आगे की पीढ़ी आएगी महिलाओं की, उसमें जो एक यूजुअली देखा जाता था अखिलेश जी कि पॉलिटिक्स में नहीं जाएं, महिलाएं नहीं जाएं, ये थोड़ा सा स्पेस है जहां पर बहुत मैन्यूवरिंग करनी पड़ती है, महिलाएं नहीं जाना चाहिए। लेकिन महिलाओं में वो एक आएगा जज्बा कि हम उसमें भी जा सकते हैं, कुछ नया सोच ला सकते हैं। तो आई थिंक आज उस नई सोच को सलाम। प्रज्ञा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो बात कही जाती है कि राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था लाए और उसमें आरक्षण की बात उन्होंने की, वो एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन अभी उसके बाद से इतने दशक बीत गए हैं, हम इस स्टेज पर नहीं आए कि विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं को नुमाइंदगी दें। लेकिन अब ये जो बात उठी है, ठीक है, राजनीतिक नफ़ा नुकसान अपनी जगह पर है, उसकी चर्चा आगे भी जैसा आपने कहा होती रहेगी, किसको इसको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई गंभीरता है, एक सीरियसनेस है, या सिर्फ एक ये लीपा पोती है, एक फॉर्मेलिटी है और ठीक है चुनाव सिर पर इसलिए करके दिखाने की ज़रूरत है कि हम कर देते हैं?
देखिए, मैं श्रेय ज़रूर दूंगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उनको, क्योंकि लीपा पोती आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर चुनाव की बात आए, चुनाव मुद्दा बनाने की बात आए, न्यूज़ मुद्दा बनाने की बात आए, तो आप कई ऐसी चीज़ों को उठा सकते हैं। और हमने देखा भी है कि नेगेटिव चीज़ें उठाई गई हैं। तो आज अगर एक पॉजिटिव चीज़ उठाई जा रही है, और अगर आप मान लीजिए कि ये सिर्फ लीपा पोती है, सिर्फ चुनाव के लिए है, चलिए आप वर्स्ट केस सिनारियो भी मान लीजिए, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये ज़रूरी नहीं था कि जो कोल्ड स्टोरेज में बिल पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। तो अगर इसको चुनावी कारणों से भी सामने रखा जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मेरा ये मानना है। कभी तो होगा। हाँ, कभी तो होगा। ये तो तय है कि ये इम्प्लीमेंट होके रहे। अब तो हम वही बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से जो विरोध करने वाली पार्टियां थी, शरद जी वाली पार्टी, लालू की पार्टी, मुलायम की पार्टी, वो सब दबी जुबान में ओबीसी की बात तो कर रही हैं, पर इस बिल का विरोध नहीं कर पा रही, जो बात आप कह रही थी। मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए स्मिता जी, सवाल बहुत सिंपल सा है। इस 9-9.5 साल में महिलाओं के लिए बहुत कार्यक्रम हुए। उज्ज्वला की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, इज्जत घरों की बात कर लीजिए, अब इसकी बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात अभी बता रही थी मारिया, महिला आरक्षण बिल भी आ रहा है। पर विपक्ष का ये कहना है, क्योंकि जो हम कांग्रेस से बात करते हैं, जो हम इंडिया ब्लॉक से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि यहीं पर जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठे थे, तब महिलाओं की याद नहीं आई। वो ब्रजभूषण शरण सिंह की याद दिलाते हैं। वो मतलब मेरा कहना है कि उनका भी एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए। जनता को क्या समझ में आएगा? देखिए, ये ठीक है कि विपक्ष को जहां भी जो भी कुछ एक मौका मिलेगा वो उसको पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम ये नहीं है कि सरकार की सराहना करे। तो ठीक है, उसको वो चाहे तो कहीं से चेरी पिक कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में मैं आपको कहूं तो ये जो महिला बिल का लाना मोदी सरकार का है, ये एक तरह का नेचुरल प्रोग्रेशन नजर आता है। क्योंकि पहले दिन से मोदी सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में एम्पावर करने का प्रयास किया, और ये सिर्फ एक पढ़े लिखे या एक विशिष्ट तबके के लिए नहीं, बिल्कुल समाज के निचले तबके से लेकर और हमारी सेना के अधिकारियों तक, ये पूरा एक किस्म का नेचुरल प्रोग्रेशन है कि भाई जब आपने उनको अपने कामकाज में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपनी शिक्षा में, बेटी बचाओ, उनके ट्रिपल तलाक का मुद्दा, सामाजिक, धार्मिक, फिनेंशियल, हर क्षेत्र में एम्पावर किया, तो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में एकदम से आप कैसे भुला देंगे? तो ये एक बिंदु था जिस पे सरकार को आना ही आना था। और रही क्रेडिट की बात, तो सीधी सी बात है, मुझे लगता है ये तो एक, इसमें बहुत बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम करेगा उसको क्रेडिट जाएगा। बहस इसलिए भी नहीं हो सकती, संविधान संशोधन है। हाँ। और जब तक बीजेपी कांग्रेस साथ नहीं आएगी तब तक संविधान संशोधन हो नहीं सकता। तो क्रेडिट तो दोनों को मिलनी ही है। हाँ। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सब क्रेडिट ले लें, लेकिन इसको करें। लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बार इसलिए है, मैंने अपने रहते अखिलेश अवस्थी जी, आप सबने देखा है कितनी बार बिल आया। एक बार तो बिल्कुल लगा कि सब कुछ हो चुका है, बीजेपी भी कांग्रेस को सपोर्ट कर देगी, अब बचा कौन। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, बैठक में किस तरह का विद्रोह हुआ। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक देखा है, मैंने अपना करियर जम्मू कश्मीर से शुरू किया, और तमाम कई सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिनको लेकर हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ये था कि ये काम होने वाला नहीं है, भारत की राजनीति में संभव नहीं है, 370 को कोई छू नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। वो भी हो गया। आज एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसको अदालत ने ऑर्डर किया और सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है। ये चाहते तो 10 साल लटका सकते थे। ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें जो आम राजनीति में समझा जाता था कि ये असंभव है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो नरेंद्र मोदी ने सोच लिया तो किया। तो राजनीतिक रूप से भी है। आज जो लोकसभा में कहा कि हमारा संकल्प है, हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम इसको पारित करा के रहेंगे। तो ये जब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने इसको अगर एजेंडे पे ले लिया है तो ये इसको कार्यान्वित करके दिखाएंगे। मैं बीच में रोक रहा हूँ, सुधा जी लौटेंगे आपके पास। वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसपे चर्चा करनी बहुत जरूरी है। हमने पंचायतों में देखा कि वो प्रधान पत्री के नाम से फेमस हो गया कि महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन उनके पति, उनके परिवार के लोग डोमिनेट कर रहे थे। उससे कैसे बचा जाएगा, उससे बचने का कोई तरीका है कि नहीं इस बिल में, उस पर इन चारों शख्सियतों से बात करेंगे। और आज तो आप लोगों का दिन है, मुस्कुराते रहिए। मेरे ख्याल से आपको मिठाई खिलानी चाहिए हम लोगों को आज। ब्रेक हम तो खिलाएंगे, चलिए हम खिला देते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, उसके बाद मिठाई का सिलसिला तब तक हम लोग पूरा करते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विजय चौक पर। संसद का विशेष सत्र चल रहा है। आज नई संसद का उद्घाटन हुआ और नई संसद में पहले ही दिन जो पहला बिल आया वो महिला आरक्षण को लेकर आया और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उसी बिल पे हम चर्चा कर रहे हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ हैं और चारों के चेहरे की खुशी और संतुष्टि बता रही है कि बहुत बड़ी लड़ाई के बाद बहुत बड़ी जीत मिली है। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने श्रेय लेने की कोशिश की कि ये बिल तो हमारा था, हम पहले लेकर आए थे, उसको बीजेपी दोबारा लेकर आ रही है। वो ट्वीट आप देखते रहिए। इन द मीन टाइम हम चर्चा यहाँ शुरू करते हैं मेहमानों के साथ। प्रज्ञा जी, मेरा सवाल आपसे है, जो बात मैं टीजर में मैंने बोली मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा। हमने देखा ग्राम पंचायतों में प्रधान पति होता है, सरपंच पति होता है, मतलब पीछे से मेल ही डोमिनेट कर रहा होता है, वही रूल कर रहा होता है। महिलाओं को आरक्षण भले ही मिल गया हो। इस तरह का एप्रीहेंशन, इस तरह का डर तो अब मन में नहीं है जब विधानसभाओं में और लोकसभा में नेता लोग पहुंचेंगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर इस बात पर किया है कि पंचायती राज में जो औरतें आती हैं पंचायत, ये ज़रूर होगा इक्का दुक्का केस या शायद उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जैसे साल बीतते गए हैं और women have come into their own and women have asserted their rights as representatives of the people। तो ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि आज समय बदल गया है औरतों का, बल्कि ये बिल बहुत पहले इसलिए आ जाना चाहिए था क्योंकि समय बदल चुका है। हम पुरानी पार्टियों की बात कर रहे थे, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद जैसे जो नेता थे जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, आज वो भी नहीं रहे राजनीति में। तो महिलाओं का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है उसके चलते भी ये डर नहीं है। और फाइनल बात यह है कि मान लीजिए ये डर अगर है भी तो किस कारण से है। इसे एक कैच 22 हम मान सकते हैं कि हम ये जब तक विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक मेल डोमिनेट करते रहेंगे। और एम्पावरमेंट कैसे होगा? जब वुमेन पॉलिसी बनाएंगी, जब वो नेतृत्व लेंगी, तो ये कैच 22 जैसी बात हो जाती है। हमारे मैं आपको इसमें लाना चाहूँगा, सवाल ये है कि अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें राजनीति का, तो न केवल महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है जो ज़्यादा निकल करके खुल के वोट डालती हैं, बल्कि एक पैटर्न ये भी आया है कि पहले तो जो पति या घर का मुखिया होता था वो जो कहता था उस हिसाब से वोट डालता था। आजकल वैसा नहीं होता। बिहार जहाँ से आप आ रही, जहाँ का आपने भी उदाहरण भी दिया, शराबबंदी हुई, ठीक है, शराबबंदी हुई तो उसमें ये हुआ कि ठीक है, अवैध शराब के धंधे भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है, प्रताड़ना भी चल रही है, मुकदमे भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, लेकिन महिलाएं तो खुश हैं। महिलाएं कहती है कि ठीक है, हमारे घर में कम से कम शांति तो हुई। तो ये नीतीश कुमार को सपोर्ट मिलता है। हाँ, और यही जो आप बोल रहे थे, यही मैंने सोचा, क्योंकि जैसे ही वो प्रज्ञा ने बात शुरू की, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने पहले कोशिश किया कि चलिए सरपंच पति बने या जो भी रहे, आपको ओहदा मिल गया, ओहदे से ताकत आई, ताकत से फिर उन्होंने अपने घर में उन्होंने डिसाइड किया कि वोट का डायरेक्शन क्या होगा, और उसके बाद उन्होंने ऐसे असर्ट किया कि शराबबंदी करा दी। तो आप सोचिए वो नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ। वही महिला जिनको पहले घूंघट में रखा जाता था, पहले उन्होंने बोला ठीक है, जो बंदिशें थीं वो बंदिशों के बीच में वो रहीं, लेकिन जब वो बंदिश तोड़ने का मौका मिला, वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस भी किया और बताया भी कि किस तरह से होता है। तो यही मैं बोलूंगी अखिलेश जी कि रबर स्टैंप बोलिए, टोकनिज्म बोलिए, लेकिन शुरुआत तो हुई। हमने हाल में देखा तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मारिया ने, नीतीश कुमार के लिए महिला बड़ी इंपॉर्टेंट वोट बैंक थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, महिलाओं को स्पेसिफिकली काम किया कि महिलाओं को साथ जोड़ना है। इनफैक्ट रिसेंटली कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कैंपेन स्ट्रेटेजी बनी है बीते 3-4 चुनावों में, महिला स्पेसिफिक सो कॉल्ड जो फ्री बीज जिसको कहा जा रहा है, महिलाओं को चाहे उनको फ्री की यात्रा करने की बात हो, राशन देने की बात, तो कर्नाटक से देखा, हिमाचल में देखा। आपको लगता है कि महिलाओं के बगैर अब राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं चलने वाला, इनको महिलाओं को साथ रखना ही पड़ेगा? मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी तमिलनाडु का, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। 2016 में डीएमके ने बोला था कि प्रोहिबिशन करेगा, और एआईडीएमके जयललिता तब जिंदा थी और उन्होंने कहा था कि प्रोहिबिशन नहीं होगा, लेकिन वो हिस्टोरिक मैंडेट के साथ वो जीती थी क्योंकि औरतों का पूरा ट्रस्ट था उन पे। तो लॉयल कमिटेड वोटर्स होती हैं औरतें, तो एक्टिव वोटर्स होती हैं। तो आई थिंक इसके कारण भी पार्टीज का एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है ना कि इस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे इन पे तो हमारा फायदा ज्यादा होगा। मैंने बचा 1 मिनट में आपकी संक्षिप्त टिप्पणी।
राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ये बात तो करनी ही पड़ेगी, चाहे श्रेय ये इसको मिले उसको मिले, लेकिन राजनीतिक तौर पर आपको क्या विश्लेषण है? आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक तरह का मास्टर स्ट्रोक होगा? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रोक होगा। मैं नहीं समझती हूँ केवल इस पर बीजेपी चुनाव में जाएगी या यही एकमात्र मुद्दा होगा, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का वो एक्सप्रेशन, एस्पिरेशन उसमें आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज है, ये उन मुद्दों में है, जैसा मैंने पहले कहा था, कि जो सबको लगता था कि ये नहीं हो सकता, ये कहाँ होने वाला है, एक निराशा साख आएगी। आपको लगता है कि साख हाँ, आएगी? तो मुझे जो लगता कहा वो है कर कि दिया। ये भरोसा वाली चीज काम करेगी। और ये ठीक बताया अभी हमारे साथ सभी लोगों ने कि महिलाओं को बांटने का जो एक प्रयास राजनीति में होता है, ओबीसी वर्ग की महिला, सवर्ण महिला वगैरह, एक्चुअली वास्तव में आप देखें तो राजनीति में महिला अपने आप में एक यूनिट है सामाजिक दृष्टि से, और इलेक्ट्रल दृष्टि से देखें तो महिला पूरा अपने आप में एक वोट बैंक है। आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। जिस जिस नेता ने इस फॉर्मूला को समझा वो सफल हैं। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, मुझे लगता है नवीन पटनायक को भी ये जाना चाहिए, पहली बार उन्होंने शुरू किया था। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मिक्सी दे दो, मंगलसूत्र दे दो, टेलीविजन दे दो, अब इस पर महिला रीझने वाली नहीं है। महिलाएं, गांव की बात कर रही हूँ, शहरों को छोड़िए, महिलाओं को सक्सेस चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। आप उनको रिप्रेजेंटेशन दें, उनकी उमंगों, उनकी आकांक्षाओं को समझें, और छोटे छोटे गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, जो होगा ठोस देना। अब तो महिलाएं हैं, न्यू इंडिया केबल हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि कल लोकसभा से और परसों राज्यसभा से पास हो जाएगा, और फ्राइडे आते आते जब तक हम सप्ताह में होंगे, समय नहीं है बिल्कुल। उन्होंने भाजपा को बहुत सालों से कवर किया है। आपके लिए आज का दिन एज अ बीजेपी रिपोर्टर क्या है? देखिए, बीजेपी तो आप जानती 2014 हो, 2019 हो, घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा हुआ है वादा किया महिला आरक्षण देंगे, और जब 2010 में राज्यसभा में आया था तो बीजेपी ने साथ दिया था, और बीजेपी तो नीतीश कुमार को भी अपने साथ लिया थी, जबकि शरद यादव खिलाफ थे। तो बीजेपी तो हमेशा से इसके पक्ष में रही है। निश्चित तौर पर ये जो आज का कैलकुलेशन करके एक मुंह रखा है, स्पीच याद है जब राज्यसभा में आया था यूपीए के समय पे, तो ये बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अपने अलायंस की चिंता न करें, हम आपका साथ जो बात स्मिता कह रही है वो मुझे लगता है कि ये उसी को एक कड़ी को आगे लेकर के जाता है कि जो वादे हमने किए हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए भी आज है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रॉमिस है, बिल पास होते से मिठाई पक्का खिलाऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ टेबल हुआ है, 2 दिन का वक्त और है। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम चल रहा है। चारों मेहमानों को मैं विदा दे रहा हूँ, लेकिन मैं और अखिलेश आपके साथ बने हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, अभी अब जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात मन में सवाल आया कि क्या ये जो बिल जब टेबल हुआ है, महिला आरक्षण बिल, ये पेश तो हो गया, पास भी हो जाएगा, पर क्या हम 24 का चुनाव इसी के तहत होगा, या ये इम्प्लीमेंट होने में 29 या और ज्यादा वक्त लग सकता है? क्या है? मुझे लगता है कि जो रोड मैप है इसका वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि बिल में ही ये प्रावधान किया गया है कि जब तक जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग की सिफारिश आएगी, उसके हिसाब से संख्या जो लोकसभा की बढ़ेगी। क्योंकि आज जो बात कही है, कानून मंत्री ने कहा है कि 543 में से 181 जो है वो महिला सांसद होगी, वो एक उदाहरण उन्होंने दिया है। क्योंकि परिसीमन के बाद जाहिर सी बात है कि संख्या भी बढ़ेगी, और लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद आप जानते हैं कि 50% जो विधानसभाएं हैं, यानी कम से कम 15 विधानसभाओं से इसको पारित कराना होगा। उसके बाद जैसा हमने कहा है कि परिसीमन आयोग, जनगणना, ये सारी प्रक्रिया होगी, तो 2024 में तो इसको लागू करने की बात कहीं से आती ही नहीं है। ये बात ज़रूर है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है संभवतः उसमें इसको लागू किया जाए। लेकिन बात यह है कि देखिए, आप इसको अगर आज लागू करते हैं तो कल भी परिसीमन के बाद फिर से आपको इस पर नए सिरे से विचार करना पड़ता, और जो प्रक्रिया उसकी है वो इतनी जटिल है कि वो पूरी करने में ही आपको समय लगेगा। तो इसलिए ये कहना कि आप आज इसको पारित कीजिए और कल से लागू कर दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि ऐसा तो हो पाना असंभव है। ये तो सब जानते हैं, जो बात कह रहे हैं उन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस था अखिलेश जी आपका। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको ये महिला आरक्षण बिल है, इसकी जो पूरी कहानी है बीते 3 दशकों की, वो आपको बताएंगे हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती।